आई बढ़िया। ये क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी। उसमें मेरा कॉपीराइट बना लेंगे। वाह ये AI आर्ट्स। पैर भी आता है इसमें। लात पड़ रहा है तुम। तो इसकी वो बना दो ना। तो दिन भैया लास्ट ब्लैक से मत वो इनका बेस्ट ड्राइंग भैया। गया सबने। आप भी चलो चलो पढ़ो, परसों एग्जाम है। सोचो उधर जूम में बैठा 6 पार्टिसिपेंट ये देख रहा है। अभी कोई कैसे कर रहा है? मिस कर रहा है सर। पंखा चलाइए ना, गर्मी लग रहा है। पीछे वाला। नहीं प्लीज मत कराओ। बट आगे अरे बहुत करनी आपकी है। साइड में तो चल चुका है। आगे आ जाओ। पूरा समर्स खराब कर दी थी ये। क्या है? हाँ क्या खराब करती? समर्स। समर। हाँ कैसे? एसी नहीं चलाना है, एसी नहीं चलाना है। विंटर। विंटर में हम एसी चलाते हैं। सोलर पे ही चलाते हैं। हमेशा चलते हैं, फैन तो चलाते ही हैं। बहुत गर्मी है यार आज तो। रिमोट का है। चलिए पहले फॉरेन एक्सचेंज करना है ना। अंशुल वाला गेट बंद कर दो ना। ये आएगा ना फ्लेक्सिबल वाला 6 मार्क। 4 मार्क में भी आ सकता है। स्टडी कौन सा चैप्टर से आएगा? क्या होगा? ये बढ़िया ऐसी है। ए स्टडी कौन सा चैप्टर से आएगा? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसमें? मोस्ट प्रोबेबली देखिए मैक्रो से बीओपी हो सकता है, या फिर सप्लाई का। मोस्ट प्रोबेबली बीओपी वगैरह से या बैंकिंग से। बैंकिंग से तो 2022 में आया था। हाँ बैंकिंग से 2022 में आया। वही मोस्टली सब चीज़ में, मतलब करंट अफेयर्स का जो है वो 3 चैप्टर है, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, और उसमें तो वही चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करके सो वील बी डूइंग फॉरेन एक्सचेंज फर्स्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। हाँ रेड लाइट जल रहा है ना। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए, वो ऊपर में आता है। सो फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है। तीन डेफिनेशंस हैं। एक तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, और व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। तो कोई भी करेंसी, क्यों ना ढाका का टाका क्यों ना हो, स्पेन का पैसो क्यों ना हो, कोई भी देश का करेंसी जो INR नहीं है हमारे लिए, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, कोई भी करेंसी जो देश की करेंसी नहीं है, बाहर की करेंसी है, वो फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 3 डेफिनेशन हमसे पूछे गए हैं। द रेट एट विच इट इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। दो हमारे लेवल पे पूछता नहीं है। देर आर 2 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स दैट यू शुड बी नोइंग ऑफ। वन इज द परचेज रेट एंड द अदर इज द सेल रेट। तो जो परचेज प्राइस होता है वो रिलेटिवली हमेशा जो देखिएगा वो लोअर होगा, और सेलिंग रेट जो होगा वो रिलेटिवली हायर होगा। ठीक है, तो परचेज रेट और सेलिंग रेट आपको जानने का रेट जरूरत नहीं है। हम लोग जो ये पढ़ते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में सेलिंग रेट ही निकालते हैं। जो डिमांड सप्लाई आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली वन रेट ओनली। जहाँ पर ये खरीदा बेचा जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक होता है स्पॉट और एक होता है फ्यूचर। जहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी का डिलीवरी मिल जाता है उसको स्पॉट मार्केट बोला जाता है। मत करिए, देखिए करने दीजिए, बंद करना पीछे का कर दो, एक बार में बस ध्यान दो। फ्यूचर में आप खाली स्पेक्यूलेशन करते हैं, डिलीवरी नहीं लेते करेंसी का। मतलब सोचिए स्नेहा, आपको ना लग रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ने वाला है, पर आपको डॉलर लेना नहीं है, आपको खाली उसका बेटिंग से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करना है। तो आप स्टॉक मार्केट से वो खरीद सकते हैं, वो मार्केट को फ्यूचर्स मार्केट बोला जाता है। लेकिन मतलब हाँ सेल तो होगा ही, ऑब्वियसली खरीदे हैं, पर आप कोई डिलीवरी नहीं लिए हैं।
तो डॉलर का प्राइस का बेनिफिट उठाने के लिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, वैसा को फ्यूचर मार्केट बोला जाता है। जैसे आप बाहर घूमने जाएंगे तो आप पहले कोई फॉरेन एक्सचेंज डीलर से करेंसी लेते हैं ना, तो डिलीवरी मिलता है डॉलर का, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। और जब आप खाली स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं कि दाम बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, बट डिलीवरी नहीं लेना है, तो उसको फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। हमारे सिलेबस में हम लोग प्राइमरली पढ़ते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट ही कैसे डिटरमाइन होता है। सो देखिए, इसका दो ब्रॉड हेडिंग है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल। भारत में क्या पूरी दुनिया में ये दोनों फुल्ली नहीं है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ आरबीआई एक फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड करता है और वो फ्लक्चुएट नहीं करता। तो मान लीजिए ऐसा होता, अगर ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि डॉलर का रेट 75, अब ना वो बढ़ेगा ना वो गिरेगा जब तक गवर्नमेंट बोला नहीं। किसी को अगर याद हो 2016 2017 से पहले पेट्रोल के साथ ऐसा था, पेट्रोल के रेट्स फिक्स थे, गवर्नमेंट चेंज करता था। उसके बाद 2018 के बाद से गवर्नमेंट ने बोला नहीं सर, डिमांड सप्लाई से होगा। अब अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो अगर 150 रुपये भी चला जाएगा पेट्रोल तो जाएगा, और अगर सर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो अगर 70 रुपये में भी आ जाए तो 70 रुपये में खरीदा जाएगा। कुछ नहीं होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज वेयर द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in consultation with the Reserve Bank of India or central bank, and the exchange rates do not fluctuate on a daily basis. They can be changed in consultation and if they deem fit, increase or decrease it. Flexible exchange rate is purely by the forces of demand and supply. नहीं, flexible में नहीं होता, हम बता रहे हैं। तो flexible exchange rate मतलब जहाँ कोई intervention नहीं होगा, लेकिन ये reality नहीं है। तो इसके दो पार्ट हैं फ्लेक्सिबल के, ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रेट्स। एक होता है क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग का मतलब ही पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? डर्टी फ्लोटिंग होती है। डर्टी फ्लोटिंग से मतलब इनका ये नहीं है कि कुछ गंदा है, कुछ इलीगल है या कुछ गलत है। डर्टी फ्लोटिंग का मतलब है फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को हम पूरा काम करने नहीं देंगे, बीच में इंटरवेंशन करेंगे, लाइक सीलिंग एंड फ्लोरिंग्स। सो दैट इज द आइडिया ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग रेट्स। आपके स्कोप में नहीं है पर पता आपको जरूर होना चाहिए। फिक्स्ड एक्सचेंज का सबसे बड़ा मेरिट क्या है? नो स्पेक्यूलेशन। कोई सट्टाबाजी नहीं होता है, मतलब कोई बेटिंग नहीं होता है इसको लेकर, है ना। लेकिन यहां पर फ्लेक्सिबल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई स्पेक्यूलेशन। जो इसका एडवांटेज है वो उसका डिसएडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर ना बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अपने आप सेट हो रहा है। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि हम खुद सेट करते हैं। तो जब खुद सेट करते हैं तो हमको डिमांड सप्लाई खुद ही देखना पड़ता है, तो उतना हमको अलग करके रखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। तो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में सबसे पहले तो देखिए क्या था, याद करिए। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बस ये जानना जरूरी है कि दो होते हैं, स्पॉट और फ्यूचर। फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन क्या है? दो पार्ट में होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड मतलब नो चेंज, ओनली गवर्नमेंट विल डिसाइड। फ्लेक्सिबल रियलिटी में नहीं होता है, जहाँ पे कोई इंटरवेंशन ना हो, वो क्लीन फ्लोटिंग है। लेकिन जो रियलिटी है जो सारे देश करते हैं, डर्टी फ्लोटिंग ऑल्सो नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, वो सब जगह देखा जाता है। अब इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं दो तीन शब्दों की, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। पहले मतलब समझ लेते हैं। $1 इक्वल टू 60 से $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ पे हो जाता है INR। ये दोनों ही डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन है। बोथ ऑफ देम आर द सेम। डेप्रिसिएशन अपने आप हो जाए मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा, और डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट अगर खुद करे तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। मैं तो इसको डर्टी फ्लोटिंग नहीं बोलता। नहीं, क्लियर है? आइडिया ये है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि डेप्रिसिएशन को और किस किस वे से बोला जा सकता है।
तो कोई पूछ रहा था अभी ऑनलाइन में, आपने भी सुना, केस स्टडी किसका आ सकता है? बीओपी का भी आ सकता है। यूक्रेन का वॉर को लेकर काफ़ी हेडलाइंस था, उस टाइम पे पेपर्स बन रहे थे। तो उस टाइम पर क्या करेंसी का इम्पैक्ट है, व्हाट इट विल लीड टू इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स में, इतना हमेशा याद रखिएगा। जब भी डेप्रिसिएशन होता है ना, बीओपी के लिए ये अच्छा होता है, बिकॉज इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। तो क्या है, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे अब दुनिया को, और इंपोर्ट कम कर पाएंगे लोग हैं आपके देश में। सो वैल्यू ऑफ INR फॉल्स, इसको 2-3 वे में बोल सकते हैं। देखिए जैसे वो बोली, वैल्यू ऑफ INR फॉल्स, वैल्यू ऑफ USD rises, price of USD rises, price of INR falls। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन इधर आता है कि 60 से 70 हो रहा है INR, दाम तो बढ़ा है। नहीं सर, दाम किसका बढ़ा है? डॉलर का दाम बढ़ा है। INR महंगा नहीं हुआ है, INR का वैल्यू गिर गया है। अगर आप समझ पाए, INR सस्ता हो गया है। कैसे INR सस्ता हो गया? अगर आप देखिए, सोचे एक फॉरेनर बन के, पहले 1/60 का था, अब 1/70 का है। सो एक INR का वैल्यू अब क्या बन गया? $1 is 70। हाउ मच इज 1 INR? हाउ मच इज 1 INR इक्वल टू डॉलर्स? 1/60 था, अब 1/70 हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो INR का वैल्यू तो कम हो गया नहीं। तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। MCQs में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यहीं पर ही होती हैं। ज़रूर देखिए एक बार, सॉरी, दोनों सेम चीज़ ही होगा। देखिएगा, इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हैं, $1 50 रुपीज़ का है, $1 100 रुपीज़ का हो जाता है। तो एक बात सोचते हैं, ये जो आप $1 का दाम बता रहे हैं, तो दाम किसका बढ़ा है? कैसे? दाम तो डॉलर, अगर एक चिप 50 रुपए का है, अब वही एक चिप 100 रुपए का हो जाता है, क्या महंगा हो गया? नहीं, चिप्स INR कैसे महंगा हुआ? अगर एक चिप्स का पैकेट 50 रुपए का था, अब वही चिप्स का पैकेट 100 रुपया का है, चिप्स महंगा हुआ, INR का तो वैल्यू गिर गया। महंगा क्या हुआ है? कमोडिटी। $1 50 में खरीद पाते थे, अब $1 100 में खरीद पाते हो। इसमें INR कैसे कम गया? यहाँ बढ़ा तो क्या बढ़ा? डॉलर का रेट बढ़ा। अब यही सोचिए, आप एक अमेरिकन है, आपको INR लेना है, एक INR का वैल्यू कितना डॉलर बनेगा? 1/50। 1/50 कितना होता है? 20 पैसा, है ना? 20 पैसा में मतलब 20 सेंट्स डॉलर, मतलब 20 सेंट्स। तो हाउ मच इज 1 INR फॉर देम? 20 सेंट्स। नाउ हाउ मच इज 1 INR फॉर देम? 10 सेंट्स। तो बताइए, उनके लिए महंगा हो गया कि सस्ता हो गया? उनके लिए INR सस्ता हो गया, हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया। वो लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, मतलब हमसे, मतलब वो अमेरिकन सोचेंगे कि हमको इंडिया से ज़्यादा सामान चाहिए, हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे। हम लोग, आप आईफोन लेंगे, $1000 का था, अब कितने का पड़े? पहले कितने का पड़ता था? 50,000। अब वही आईफोन का दाम $1000 ही तो है, आपको कितने का पड़ेगा? तो आप खरीदोगे क्यों? क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो गया। यहीं पर आप टी-शर्ट बेचते थे अमेरिकन को $20 की, पहले उनको कितने का पड़ता था? INR में सोचिए ना, पहले उनको एक INR लेने जाना था, छोटे INR में कन्वर्ट करो, 100 रुपए का पड़ता था एक टी-शर्ट, उनको कितना सेंट देना पड़ता था? पहले 20 सेंट से एक INR आता तो $2 लगता उनको, अब क्या $2 से कम ही हो जाएगा, तो ज़्यादा खरीदेगा ना ये लोग। सो व्हेन डेप्रिसिएशन हैपेंस इन आवर कंट्री, व्हाट डज दैट मीन? द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी हैज गॉन अप and the price of our currency has gone down. That is meant by depreciation. Agreed? Now what does that do to our BOP? मतलब contrary to popular belief that it is bad, it is actually a good thing for our country. Our exports will rise, our imports will fall. So your question can be, but in the news and everywhere we have read, depreciation is a bad thing.
$1.80 हो जाता है, न्यूज़ चैनल्स चिल्लाने लगते हैं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। उसका कारण कुछ और है। उसका कारण है भारत के इनइलास्टिक इंपोर्ट्स। तो व्हाट हैपेंड, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, व्हाट शुड हैव बीन डन, हुआ नहीं। सो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिप्रिसिएशन हुआ, द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। कि आज जब $1.70 से $1.90 भी जा रहा है, हमको उतना बैरल ऑफ ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है जितना पहले लग रहा था। जिस दिन हम सेल्फ सफिशिएंट और ये आत्मनिर्भर वाला चीज काम करता है, उस दिन हम प्रे करेंगे कि $100 पे जाए। क्योंकि होगा क्या, कोई भी आदमी फॉरेन प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करेगा। पर अभी क्या प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो महंगे में ही लेना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है, डिमांड से लिंक करिए, डिमांड इनइलास्टिक है हमारा। और दूसरा ब्लो क्या है हमारे को जानते हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी इनइलास्टिक है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल पेरिशेबल कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज जब ये सस्ते होते हैं, कोई देश ये नहीं बोलता है कि 1000 टन की जगह 2000 टन दे दो। हमारा सप्लाई भी कुछ खास बढ़ नहीं पाता, बिकॉज व्हाट आर वी सेलिंग, एग्रीकल्चर। अबाउट 40-45% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम सर्विसेज, द रेस्ट 50% का 70% इज एग्रीकल्चर। गुड्स में 70% तो हम एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम आप पढ़ें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पेरिशेबल कमोडिटी इनइलास्टिक होता है। तो ऐसा तो कोई देश बोलेगा नहीं कि चलो सस्ता हो गया है, आप 1000 टन भेजते थे आज 2000 टन भेज दो, खराब हो जाएगा। सो दैट इज वेयर वी फेस एन इशू। अगर आप ये समझे हैं तो थोड़ा एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का बात करते हैं। रचित, बोथ मीन द सेम थिंग वर्सेस रिवैल्यूएशन, ये कौन करता है? फोर्सेस ऑफ, ये कौन करता है? $1, तृप्ति आप आंसर करेंगे, $1 60 रुपीस का था, $1 50 का हो जाता है। प्राइस किसका गिरा है? डॉलर का गिरा है। बच्चे बोलते हैं INR गिरा है, कैसे गिरा है यार? बोला 60 से 50 हो गया, क्या डॉलर हो गया ना कम, डॉलर का दाम कम गया है, INR ने अप्रिशिएट किया है। उसको चेंज करेंगे एक बार। पहले हम लोग अगर एक INR को वैल्यू करते तो क्या करते, 1/60। अब 1 INR को किससे वैल्यू कर रहे हैं? डिनोमिनेटर कम गया, वैल्यू बढ़ गया अपना। तो ये आप क्या बोलेंगे, प्राइस INR का, प्राइस डॉलर का। समझ पा रहे हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन? फॉरेन एक्सचेंज में लास्ट पार्ट जो आता है वो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट आता है। पर हम जो पढ़ते हैं वो मात्र प्योर फ्लेक्सिबल, मतलब क्लीन फ्लोटिंग। पहला क्वेश्चन मेधा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये तो फॉरेन एक्सचेंज है, लॉ ऑफ डिमांड तो वर्क करेगा ही। आज अगर 80 रुपए का डॉलर 85 का हो जाता है, व्हाट हैपेंस टू इंपोर्ट्स? कमेगा। और अगर 60 का हो जाता है तो क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया? यहाँ क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ क्या ले रहे हैं, QD एंड QS ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है क्रिश? सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? हाँ, जब दाम बढ़ रहा है डॉलर का, हम ज़्यादा बेचना चाहते हैं, और अगर कम हो जाता है हम बोलते हैं नहीं हम यहीं बेचेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में ही ठीक है, कम एक्सपोर्ट होगा। नहीं, अगर कम डॉलर का दाम बढ़ गया तो इंपोर्ट कम होगा। नहीं, ज़्यादा होगा। डॉलर का दाम बढ़, इंपोर्ट का मतलब क्या है? अरे मतलब 50 से 60 हो गया डॉलर, हाँ, तब इंपोर्ट कम हो जाएगा। हमको लगता है बढ़ेगा। $1 50 रुपये, हाँ, $1 60 रुपये, इंपोर्ट कम करेगा। इंपोर्ट सप्लाई से क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ वैसे इंपोर्ट क्या है? डिमांड, इंपोर्ट करने के लिए आप फॉरेन करेंसी सप्लाई करते हैं कि डिमांड करते हैं? हम लोग किसका बात कर रहे हैं? सप्लाई का बात कर रहे हैं। फिर से बोलते हैं, यहाँ पे दाम जो है बढ़ गया है, $1 50 से 60 हो गया है, सप्लाई के पर्सपेक्टिव से बताइए। किसका सप्लाई? इंडिया का। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का बढ़ जाएगा
बढ़ जाएगा। अगर 40 से 30 हो जाए एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट का बात मत करिए, इंपोर्ट तो कर क्या है लॉ ऑफ डिमांड। तो फिर जब आप यहाँ जोड़ेंगे इनको, ये क्या क्रिएट करेगा? क्योंकि दाम बहुत कम है, दाम बढ़ बढ़ के क्या होगा? अरे भैया तो पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम है। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी। फिर क्या हुआ? फिर क्या करेंगे? और फिर इक्विलिब्रियम पे आएगा। इसमें एक पॉइंट है जो शायद आपको नहीं समझ में आया होगा कि अगर तो आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हैं तो ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन का नीड नहीं होता है। उन्होंने एक डिमांड कर्व में एक राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाया। बोला ये क्या हो गया? बोला डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों? कोई कारण से हमको फॉरेन गुड्स चाहिए, ज़्यादा इंपोर्ट करना है। बोल रहा है मार्केट अपने आप को ही करेक्ट कर लेगा, नया इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा, कोई इंटरवेंशन नहीं करना पड़ता। अगर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड हो जाए तो क्या होगा? इंटरवेंशन करने का क्या नीड है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा? एक्सेस डिमांड क्रिएट करेगा, एक्सेस डिमांड से प्राइस फिर बढ़ जाएगा। पर अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब मैनेज करना है तो क्या करना चाहिए अपने को? डिमांड नहीं कम कर सकते तो लोन ले लो। सप्लाई से कैसे आएगा सर इम्पैक्ट? सप्लाई यहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज लाना होगा। तो देखिए हुआ क्या, डर्टी फ्लोटिंग मेंटेन हो गया। सो पहला डायग्राम क्या है? बिना ये सब के नॉर्मल क्लीन फ्लोटिंग। फिर उन्होंने बोला देखो डर्टी फ्लोटिंग भी होता है। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई हुआ तो वो मेंटेन करने के लिए एक राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड भी आया, तो प्राइस मेंटेन हो गया। सो इट इज अ प्रोबेबिलिटी that you might get a question on this and not get market equilibrium because it is not a separate chapter, it's the same discussion. इसका सीलिंग फ्लोरिंग भी हो सकता है। अग्रीड? चलिए, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। एक बार बुक से गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि जनरली बीओपी पहले करते हैं फिर फॉरेन एक्सचेंज बाद में। कुछ छूटा तो नहीं है? व्हाट रेट? समझे नहीं आप? सम दिखाइए ना। कहां पर है पहला क्वेश्चन? सोचिएगा थोड़ा, हमको वही अब स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत था। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब समझते हैं? गुड्स। गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचिए। नहीं। करंट अकाउंट में सिर्फ गुड्स आता है? सिर्फ गुड्स को क्या बोलते हैं? और बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वो मर्केंटाइज नहीं होता सर, आप अंग्रेज हैं शायद, मर्चेंडाइज होता है। नहीं नहीं, स्पेलिंग या वो प्रोनाउंसिएशन किया, वो लिखा मर्चेंडाइज ही है। ओ, हमको मर्केंडाइज सुनाई दिया। हाँ, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स होता है। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का बात हुआ। बीओपी खत्म करते हैं। अब जो चैप्टर्स है ना, मैक्स टू मैक्स लाइक 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर वाले चैप्टर है। बैंकिंग तो मतलब बोलेंगे तो हम करा देंगे पर नीड नहीं है उसका, अभी बीओपी करा रहे हैं। ठीक है, हाँ पहले बीओपी करा देते हैं। बोलिए। मर्केंडाइज। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट्स क्रेडिट? नहीं नीचे वाला उसका
बताओ ना, दिख नहीं रहा। एडी यहाँ पर लिखा है कि an economy will arrive at the state of equilibrium when AD इक्वल टू एस, पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में दिया है, दोनों ही तो होता है। नहीं एडी इक्वल्स टू एस देंगे भैया, दोनों करेक्ट होना चाहिए फिर, कोई भी मानता मतलब ऑप्शन का इशू है, ऐसे दोनों होना नहीं चाहिए पर दोनों ही करेक्ट है। मैंने तो सिर्फ एडी और एस कर सकते थे। ऐसे नहीं भी ऑप्शन में है। क्या हो जा रहे हैं 10 o'clock? आपका हो गया बजट वगैरह सब? उस दिन बोले थे बजट नहीं हुआ है। कौन है ये? पक्का से चलो देखिए, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट चालू करने से पहले ही एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, जो सारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री विद गवर्नमेंट ऑल्सो वी रिकॉर्ड इन वन सिस्टमैटिक अकाउंट। अब ये अकाउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डेबिट क्रेडिट है। सो हाँ, बनाते समय उल्टा करते हैं पर रूल्स सेम है। क्रेडिट साइड में इनफ्लोज जाते हैं और डेबिट साइड में आउटफ्लोज। अब आप बोलेंगे नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो कैश अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का। पर नॉमिनल अकाउंट्स, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम एंड डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो जितने भी खर्चे हैं देश में से जो आउटफ्लो होगा पैसा का वो इधर जाएगा और जो भी इनफ्लो है वो क्रेडिट में जाएगा। तो सबसे पहला हम करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आएगा। और हम एक और चीज एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। तीसरा पॉइंट हम करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे बैठे कोई स्काइप पे कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ बैठे बैठे सर्विस आप जब बाहर का लेते हैं, डॉलर में पेमेंट करते हैं, आईफोन का कोई यूट्यूब प्रीमियम भरते हैं या स्पॉटिफाई का पैसा देते हैं, ये सब सर्विस कहाँ जनरेट हो रहा है? यूएस में। पेमेंट किस में करते हैं? डॉलर में। वो आप कन्वर्ट करते क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं। इसलिए कभी देखिएगा ना, अमाउंट चेंज होता रहता है कभी कभी, क्योंकि वो लोग का अमाउंट है मान लीजिए $10, अब $10 $750 आता है, कभी कभी 660 हो जाता है, तो चेंज करता रहता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेम तरीके से बताइए। मृदुल तो बोल रहा था आदमी भेज दो उधर, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ? यहाँ बैठे बैठे हम मान लीजिए यूके का बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो हमको किस वे में फीस देगा? डॉलर में या पाउंड्स में, सॉरी, है ना, हमको INR में कन्वर्ट होके आएगा। अब सर्विस के ना सर इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट कर दिया। इन्होंने बोला एक तो फैक्टर सर्विस, सर्विस मतलब यहाँ पर नॉन फैक्टर, ये वाले जो है नॉन फैक्टर है, मतलब लैंड लेबर, वो नहीं है एक्सपोर्ट। आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। वो कैसे एक्सपोर्ट है? वो तो नहीं है। हाँ तो एक्सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं फिर आप? तो इस चैप्टर में वो बात ही उठेगा क्यों? अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो आप जाके जहाँ काम कर रहे हैं तो फिर ये बात उठी क्यों रहा है? ठीक है सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये जो है 3 और 4, ये जो है 3 और 4, ये है नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट, है ना। फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब से अगर पैसा आएगा तो ये क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। हम यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि कंपनी यूएस की है, इवन दो हम यहाँ इंडिया में लोगों को अपना वीडियो दिखा रहे हैं, पर प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं एक अमेरिकन कंपनी का, तो पैसा डॉलर में आता है। जो भी अर्निंग आएगा वो डॉलर का होगा, क्योंकि दिस मनी हैज़ बीन अर्नड बाय अ कंपनी residing abroad. How are they generating revenue? By ads, and they are generating not in India. So if they are sharing amount with me, I have exported services with them, है ना। Similarly अगर आप कोई बाहर का सर्विस लेते हैं, जैसे अगर आप देखे होंगे कोई PUBG वगैरह खेलते समय आप कोई गन वन खरीदते हैं, है ना, पैसा देकर, या कैंडी क्रश करते समय कुछ अनलॉक करते हैं पैसा देकर, वो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। पर ये क्या लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो नहीं है,
नहीं, एग्री, वो भी इंटेंजिबल ही है, सर्विस है, पर सर्विसेज के दो हिस्से हैं। एक तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आप इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, और ये हो गया कंज्यूमर्स। अब सोचिए आप क्या है ना, प्रोड्यूसर है और आपको चाहिए भाड़े पे लेबर, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि हमको कुछ गुड्स बनाने हैं और आउटसोर्स करते हैं आप दूसरे देश को, नॉट फॉर योर कंजम्पशन, टू मेक गुड्स, दैट इज नोन एज यूनिलैटरल, नॉट यूनिलैटरल। पांचवा पॉइंट है इनकम पेमेंट्स, नहीं, इनकम पेमेंट्स, और छठा पॉइंट है इनकम रिसीट्स। मतलब ये क्या हो गया आप समझिए, फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर, ये क्या हुआ, एनी अदर सर्विस। दोनों ही सर्विस आप समझ पा रहे हैं, एक फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विस के नाम से जा रहा है, इनकम पेमेंट इनकम रिसीट्स, और एक सर्विस के नाम से जा रहा है, और एक क्या बचा, सातवां बचा बोल लीजिए आप, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, और आठवां यूनिलैटरल, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये है बीओपी, और ये जो 8 पॉइंट आप देख रहे हो 1 to 8 बीओपी करंट, अंडर करंट अकाउंट। जो 1 to 2 देख रहे हो आप, 1 and 2, दैट इज बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स या बैलेंस ऑफ, अंग्रेज चले गए, मर्केंडाइज, एक्चुअली मर्चेंडाइज होना चाहिए बट ठीक है, मर्केंडाइज इज एन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। और इनकम रिसीट मतलब सैलरी हो गया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई, ठीक है। अब सोचिए यहां पे टोटल आया, यहां पे टोटल आया, इसके बाद इसके नीचे बनता है बीओपी एक और, अंडर कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी इनफ्लो और यहां आउटफ्लो, जी, पर यहां पर क्या होगा बात समझिए, खाली एसेट लायबिलिटी आएगा, ठीक है। तो एसेट मतलब कैसा एसेट, बिल्डिंग परचेज्ड, लैंड परचेज्ड, नॉट गुड्स। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर लेके आते हैं, अब आप बोलेंगे वो तो एसेट है, पर देखिए अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से एसेट है, बीओपी के पर्सपेक्टिव के लिए एसेट वही है जो आप पोजेशन चेंज नहीं करें पर ओनरशिप चेंज हो, मतलब आपके हाथ में वो गुड नहीं आया लेकिन आप मालिक बन गए उसके, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन गिवन टू एक्स, आप जेट मंगाए, एरोप्लेन, फंडामेंटली सोचे तो एसेट है, पर इज इट नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इट इज गुड्स। बोला एरोप्लेन मंगाओ कि सेफ्टी पिन, अगर तो बॉर्डर क्रॉस करके सामान आ रहा है तो मर्चेंडाइज है, गुड्स है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आप एसेट ओन करते हैं, पाम जुमेरा में आइलैंड है ना, आपके शाहरुख खान के पास है, तो टॉम क्रूज के पास है, तो आज अगर ये सब क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, यू बिकम द ओनर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज बट यू कैन गेट दीज प्रॉपर्टीज इनटू द कंट्री, उठा के थोड़ा ना ले आएंगे। सो अगर वैसा कुछ सिचुएशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप, नाउ नैस्डैक, डाउ जोन्स में पैसा लगा रहे हैं, एसजीएक्स में पैसा लगा रहे हैं, ओनर बन रहे हैं पर पोजीशन नहीं आ रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो जो जो पैसा जाएगा उसका बात करें अगर, तो अगर पैसा जा रहा है ना तो एसेट तो आना होगा, और या तो लोन चुकाए हो। अब इसका बहुत वैरायटी है, जितना सोचना है सोच लो। एसेट का परिभाषा समझना होगा, उसके बाद कोई भी एसेट बढ़े, बोलिए ना, नहीं आता है। पर देखिए यहाँ कोई फ्यूचर डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, आपको डिलीवरी तभी मिलता है, बस देश में नहीं आता है। इन अ वे बोल रहे हैं आप, अग्री करते हैं, देयर इज सिमिलैरिटी बट इट्स नॉट द सेम थिंग। यहाँ पे आप एसेट बेचेंगे और लोन लेंगे, अब किसी को बहुत पसंद